नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर को सामने एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मेरी वीडियो का कोई टॉपिक नहीं है। क्यों नहीं है कोई टॉपिक? क्योंकि आज से हम क्या करने वाले हैं, एक नई लेक्चर सीरीज या बोल सकते हैं एक नए सब्जेक्ट की तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे एक वीडियो के माध्यम से पूछा था कि मेरे को किस टॉपिक पर अब नई वीडियो बनानी चाहिए, और मैंने आपको कुछ ऑप्शन दिए थे। और वो ऑप्शन क्या थे? जो हमारे रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं वो मेरे क्या थे? ऑप्शन थे। मैं पहले उन ऑप्शन को एक बार रिमाइंड करा दूं आपको। वो ऑप्शन थे क्या? एक तो पहला क्या था हमारे पास? इलेक्ट्रॉनिक्स था। क्या था हमारे पास? इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी जो कि हमको करना है। और एक क्या था? क्लासिकल था। क्या था? क्लासिकल मैकेनिक्स थी। और एक क्या थी हमारे पास? स्टैट थी या फिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स थी। और एक क्या थी हमारे पास? क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थी। क्या थी? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थी। ठीक है, और एमपी होती है हमारे वहाँ मैथमेटिकल फिजिक्स। क्या होती है? एमपी भी होती है, मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, ये हमारे पास, ये क्या है? हमारे रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं, यानी ये हमको क्या करने हैं? पढ़ने हैं। नाउ कुछ बच्चों ने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा दो, कुछ ने बोला क्या स्टैट पढ़ा दो, और कुछ बोल रहे थे क्या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ा दो, और एमपी और क्लासिकल में किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। ठीक है, तो ये हमारे पास अब तीन चीज़ की क्या है मेरे पास जरूरत है हमको, मतलब तीन चीज़ मुझे पढ़ानी है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, आप बोल रहे हो कि या तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाओ, या स्टैट पढ़ाओ, या क्या पढ़ा दो? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ा दो। नाउ क्वेश्चन ये है कि मैं इन तीनों में से अभी कुछ भी स्टार्ट करने के लायक नहीं हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि मुझे इन तीनों को पढ़ने के लिए एक चीज पढ़नी पड़ेगी। वो क्या है मेरे पास? कुछ मैथमेटिकल टूल पढ़ने पड़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कुछ मैथमेटिकल टूल पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, और उन मैथमेटिकल टूल में जो चीज आती है उसे हम क्या बोलते हैं? वेक्टर अलजेब्रा। क्या बोलते हैं? वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं। तो अगर हमको वेक्टर अलजेब्रा नहीं आती है तो हम इनमें से इन दोनों इसको तो नहीं समझ सकते, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को बिल्कुल नहीं समझते। अगर मेरे को वेक्टर अलजेब्रा नहीं आती है, वेक्टर अलजेब्रा बिल्कुल मतलब थोड़ा बहुत भी आती है, और हम उसके कोर में नहीं घुसे हैं वेक्टर अलजेब्रा के, तो हम इसको नहीं सीख सकते, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को हम नहीं सीख सकते। तो लेकिन स्टैट और इलेक्ट्रॉनिक्स को सीख सकते हैं। अब मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर मुझे इसकी जरूरत है, अगर मुझे वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाना ही है, तो क्यों ना मैं पहले इन टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार क्या पढ़ा दूं? वेक्टर अलजेब्रा वाला पोर्शन पूरा कर दूं, और आगे की जो झंझट है वो क्या हो जाएगी? हमारी पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और मैंने ये सोचा क्यों कुछ ऐसे पढ़ाया जाए कि मतलब आपको उससे कुछ नया गेन भी हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या बनाई मैंने? एक बेहतरीन क्या बनाई? स्कीमेटिक बनाई, या बोल सकते हैं एक पृष्ठभूमि बनाई कि कैसे हमें वेक्टर अलजेब्रा को क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, तो मैं पहले बता देता हूं। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि हम इनमें से कोई भी टॉपिक स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। हम क्या टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं? वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं। उसका रीजन क्या है? ये क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है, ये क्या है? हमारी इनिशियल नीड है, या बोल सकते हैं इसको हम एज ए क्या लेंगे? मैथमेटिकल टूल लेंगे। अगर मुझे ये चीज बहुत बेहतरीन तरीके से आती है तो यहां पर हम उनको क्या कर देंगे? डायरेक्ट यूज कर देंगे, स्पेशली इन केस ऑफ द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और एक क्या बोल सकते हैं डायलॉग याद कर लो कि विदाउट वेक्टर अलजेब्रा यू कांट अंडरस्टैंड ए सिंगल थिंग इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। आप एक छोटी सी चीज भी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में नहीं समझ सकते अगर आपको वेक्टर अलजेब्रा नहीं आती, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में डील करना नहीं आता तो। ओके, तो एक पृष्ठभूमि बनाते हैं कि किस तरीके से हम वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं तैयार करता हूँ यहाँ पर। देखो, मैं वो पृष्ठभूमि उस पर भी डाल दूंगा, किस पर? कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाल दूंगा। मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो क्या पढ़ेंगे? हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हम वेक्टर पढ़ेंगे कि वेक्टर क्या होता है। ये तो बचपन की बात होगी, आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वेक्टर क्या होता है। ठीक है, इसका अलजेब्रा क्या होता है, इसको हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे वेक्टर को एक दूसरे मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर कैसे किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर पहला टॉपिक क्या होगा हमारा? वेक्टर होगा। फिर दूसरा टॉपिक क्या होगा हमारा? वेक्टर अलजेब्रा होगा। यानी वेक्टर अलजेब्रा का मतलब वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, इनकी बातें हो रही है। वेक्टर अलजेब्रा की बात करेंगे हम, अलजेब्रा। ओके, आप इसमें भी दो मेथड आएंगे। एक कौन सी मेथड आएगी? एब्स्ट्रैक्ट मेथड आएगी, और एक क्या आएगी? कंपोनेंट मेथड आएगी। ठीक है, वो हम उस समय जिसमें पढ़ रहे होंगे उसमें हम क्या करेंगे? उसको उसके साथ डील करेंगे। ठीक है, और क्या आएगा इसमें? क्या आता है? एक क्रॉस प्रोडक्ट आता है, एक डॉट प्रोडक्ट आता है। क्या आता है? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? आप सब लोग जानते हैं, क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, एक हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। और क्या आता है वेक्टर में? अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है, ट्रांसफॉर्म ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। वेक्टर ट्रांसफॉर्म
क्या पढ़ेंगे? वेक्टर ट्रांसफॉर्म। और जब वेक्टर ट्रांसफॉर्म आप पढ़ रहे होगे, एक चौंकाने वाली बात आपको वेक्टर के बारे में पता चलेगी। जो अभी तक हम वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं वो एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। तो आफ्टर स्टडिंग वेक्टर ट्रांसफॉर्म यू विल सी द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं वेक्टर को? वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैव, वेक्टर इज ए क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेकिन ये जो मेरे पास, और हम थोड़ा आगे को और बोल देते हैं कि विच फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ये हम बोलते हैं किसकी डेफिनेशन है? ये वेक्टर की डेफिनेशन है, लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। जब आप हायर लेवल बुक पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल डेविड जे ग्रिफिथ, जब इस टाइप की बुक आप पढ़ोगे तो वहां पर कुछ और एडिशनल हमको वेक्टर की डेफिनेशन में जोड़ना पड़ता है। वो आप कहां से पढ़ोगे? इससे पढ़ोगे, यानी वेक्टर ट्रांसफॉर्म पढ़ने के बाद वो डेफिनेशन हमारे पास आएगी। ठीक है, और उसके बाद जो नई चीजें आएंगी हमारे पास, यहाँ पर एक टर्म आएगा क्या? पोजिशन वेक्टर। क्या आएगा? पोजिशन वेक्टर आएगा। ठीक है, और एक और टर्म आएगा क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा। क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक टर्म आएगा, और एक टर्म और यहाँ पर आएगा क्या? सेपरेशन वेक्टर। क्या आएगा? सेपरेशन वेक्टर आएगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें क्या हैं? अलग अलग हैं। सेपरेशन वेक्टर आएगा, और जिनका यूज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होता है? फ्रिक्वेंटली होता है। ठीक है, तो इन तीनों को हमें सेपरेटली क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। और क्या आता है यहाँ पर? प्रोडक्ट। ठीक है, और प्रोडक्ट में या फिर बोल सकते हैं डेरिवेटिव। किसकी बात करेंगे हम? डेरिवेटिव की बात करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन। और यहाँ पर जो एक होता है क्या? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, जो हमने क्लास 12th में पढ़ा था। क्या आता है? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। ठीक है, और एक चीज़ आप पढ़ोगे यहाँ पर क्या? ग्रेडियंट पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? ग्रेडियंट पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? ग्रेडियंट। और एक चीज़ और पढ़ोगे क्या? डाइवर्जेंस पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? डाइवर्जेंस। और एक चीज़ और आती है क्या यहाँ पर? कर्ल। आप कर्ल पढ़ोगे। और इन तीनों को क्या पढ़ोगे? फिजिकल मीनिंग पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? फिजिकल मीनिंग, जो कि फिजिक्स में क्या 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 होगा? उनका एक अलग इंपॉर्टेंट रोल होगा, फिजिकल मीनिंग। ठीक है, वहाँ पर आप पढ़ोगे कि किन फंक्शन का हम ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, किन फंक्शन का हम ग्रेडियंट नहीं निकाल सकते हैं, किन फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं और किन फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है, किन फंक्शन का कर्ल जीरो होता है। अगर किसी फंक्शन का कर्ल जीरो होता है तब वो फंक्शन का बिहेवियर या फिर नेचर कैसा होता है। ठीक है, तो इस टाइप की जो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में यूज होती है। कब? जब हम क्या पढ़ रहे होते हैं? मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर उनका क्या होता है? बहुत खूबसूरती से क्या होता है? यूज होता है। कहाँ पर? मैक्सवेल इक्वेशन। तो मैक्सवेल इक्वेशन में आपको क्या देखने को मिलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, यही सब आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मेरे पास डेरिवेटिव हो गया। और क्या आता है यहाँ पर? इंटीग्रेशन। क्या आता है? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में भी यहाँ पर तीन चीज़ें हमारे पास होती हैं। तीन टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। कौन कौन से होते हैं? एक क्या होता है मेरे पास? लाइन इंटीग्रल। ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारे पास? सरफेस इंटीग्रल। कौन सा होता है? सरफेस इंटीग्रल होता है। और तीसरा क्या होता है मेरे पास? वॉल्यूम इंटीग्रल होता है। वॉल्यूम इंटीग्रल होता है। ठीक है, और कुछ और आती हैं, जैसे फंडामेंटल थ्योरम आती है कुछ। क्या होती हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें स्टोक थ्योरम हो गया, डाइवर्स थ्योरम हो गया, कर्ल थ्योरम हो गया। ठीक है, ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन। ओके, क्लियर हुई बात? तो ये क्या होगी? कुछ फंडामेंटल थ्योरम होती है। इसके बाद यहाँ पर लिख दो मैं, इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आती है मेरे पास क्या? कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम। और कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितने टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं हमारे पास? हम सबको पता है। एक तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, किसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या होता है इसका नाम? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या होगा? एक्स वाई जेड सिस्टम। ठीक है, और दूसरा सिस्टम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बताओ। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या होता है? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसमें क्या क्या होते हैं वेरिएबल हमारे पास? आर, थीटा, फाई होते हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे आर, थीटा, फाई वहाँ पर किस तरीके से हम इनको डिफाइन करते हैं। और दूसरा अगला क्या होता है हमारे पास? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है? एस, थीटा और जेड।
ये क्या होते हैं हमारे एस फाई, हाँ एस थीटा जेड, ठीक है। ये चीज़ क्या होती है, या फाई लिख दें, ठीक, थीटा रहने दो, ठीक है। वैसे फाई होता है ऐसे, क्या होता है ऐसे घूमेगा ना, तो एस फाई जेड क्या होता है, एस फाई एंड जेड होता है, ठीक है। तो तीन चीज़ें, मतलब ये तीन यहाँ पर क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। एक और आता है मेरे पास क्या, पोलर सिस्टम, एक क्या आता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसमें क्या क्या होते हैं, आर और थीटा होते हैं, ठीक है, दो होते हैं, ओके ना। तो ये क्या करेंगे हम, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, और इसके बिना हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को इमेजिन कर नहीं सकते, उसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते, ये चीज़ क्या है, उतनी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हमारे पास आएंगी क्या, जैसे डिराक डेल्टा फंक्शन, क्या आएगा, डिराक डेल्टा फंक्शन, डिराक डेल्टा फंक्शन आएगा, और उसमें भी वन डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन थोड़ा बहुत हम कर चुके हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, और यहाँ पर हम दोनों टाइप के डिराक डेल्टा फंक्शन को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से, वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल डिराक, सॉरी वन डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन को क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या होने वाला है, हमारा एक इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, ठीक है। और कुछ यहाँ पर अगर छूट गया होगा तो वो हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे आगे आने वाले, मतलब जैसे जैसे हम पढ़ रहे होंगे, और यहाँ पर माना कुछ चीज़ें छूट गई, ठीक है, मैं नहीं लिख पाया, अभी मेरे को याद नहीं आया, तो जब हम पढ़ रहे होंगे इसको, तो वहाँ पर मेरे को क्या आ जाएगा, वो चीज़ याद आ जाएगा, तो वहाँ पर वो चीज़ हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक टाइप का स्कीमेटिक हो गया, तो हमारे दिमाग में ये है तो कि हम किस तरीके से हमें क्या करना है, वेक्टर अलजेब्रा को, या हम बोल सकते हैं इस मैथमेटिकल पार्ट के साथ क्या करना है, डील करना है, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई आपको ना। अब क्वेश्चन आता है कि मतलब हम रेफरेंस, मतलब कहाँ से हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, तो उसके लिए कुछ बुक है मेरे पास, जिन दो बुक है मेरे पास जिनको मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, उनमें से पर्सनली क्या, सब लोग उसी को फॉलो करते हैं, क्योंकि वही स्टैंडर्ड बुक और बेहतरीन बुक है। उनमें से एक बुक का नाम क्या है, अगर मैं बुक की बात करूँ, यहाँ पर लिखूँ बुक्स, अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो एक बुक क्या है मेरे पास, डेविड जे ग्रिफिथ है, डीजे ग्रिफिथ, ठीक है, डेविड जे ग्रिफिथ, डीजे सुनिए ना, मूवी है ना एक साउथ की, डीजे ग्रिफिथ या डेविड जे ग्रिफिथ है, और ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की एक बुक है, ठीक है। तो इसमें जो पहले के जो कम से कम 110 या 115 पेज, उसमें क्या लिखा हुआ है, ये सब कुछ क्या है इसमें है, और बेहतरीन तरीके से क्या कर रखा है, डेविड साहब ने समझा रखा है, ठीक है। और तो दूसरी बुक है अटैची टाइप की, उसे हम क्या बोलते हैं, एच.के. दास बोलते हैं, ठीक है, एच.के. दास, यानी अटैची ऑफ फिजिक्स वालों की अटैची होती है, जैसे फिजिक्स वाले एमएससी में पहुंचते हैं तो उनको एक अटैची समझ जाते हैं, पहले ये पढ़ के आओ तब फिजिक्स समझ में आएगी, ठीक है। तो वो क्या है, हमारी एच.के. दास है। तो इन बुक को क्या करेंगे, हम फॉलो करेंगे। नाउ अभी मैथमेटिकल पार्ट है, तो मैथमेटिकल पार्ट को समझने के लिए, अब उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने के लिए हमें क्या करनी होती है, प्रॉब्लम्स करनी होती हैं। तो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये आता है आपके दिमाग में कि सर हम प्रॉब्लम कहाँ से करेंगे, प्रॉब्लम्स। तो पहली बार तो हम प्रॉब्लम कहाँ से करेंगे, डेविड जे ग्रिफिथ की जो प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम फ्रॉम डीजे ग्रिफिथ, प्रॉब्लम्स फ्रॉम, एक तो क्या होंगी हमारी, किसको डील करेंगे हम, प्रॉब्लम्स फ्रॉम डीजे ग्रिफिथ, यानी डेविड जे ग्रिफिथ, ठीक है। तो डेविड जे ग्रिफिथ की क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसकी प्रॉब्लम क्या है, एकदम हाई स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम है, और उनसे आपका दिमाग जो खुलेगा वो किसी और टाइप की प्रॉब्लम से नहीं खुल सकता, ठीक है। और जो दूसरी प्रॉब्लम हम कहाँ डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम फ्रॉम एच.के. दास, लेकिन यहाँ से सारी प्रॉब्लम नहीं डील करेंगे, जो प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है वो क्या करेंगे, उनको डील करेंगे, ठीक है। तो ओनली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, तो क्या आएगा यहाँ पर, ओनली इंपॉर्टेंट क्या करेंगे, डील करेंगे। नाउ क्वेश्चन ये है, क्या ये इतनी चीज़ मतलब इनफ है, इसके अलावा हमको कुछ नहीं करना चाहिए, हमें करना चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे क्या होते हैं, एग्जाम होते हैं हमारे देश में, कौन कौन से एग्जाम होते हैं, अगर मैं इस लेवल की बात करूं कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की बात करूं, यहाँ पर कोई एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम का नाम क्या है, एक तो होता है मेरे पास क्या, गेट होता है, एक क्या होता है, गेट, फिजिक्स का गेट, हाँ मतलब गेट, ठीक। तो मतलब फिजिक्स वाला जो एग्जाम होता है गेट का, फिजिक्स गेट, ठीक है। और एक होता है क्या मेरे पास, CSIR नेट, क्या होता है, CSIR नेट होता है, ठीक है। और एक और एग्जाम होता है क्या, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन के बाद होता है क्या, जैम, क्या होता है, IIT जैम, ये होता है। अब इनके क्वेश्चन करेंगे हम, इनके क्वेश्चन क्यों करेंगे, क्योंकि इनके क्वेश्चन में क्या होता है, डेप्थ होती है, वहां से हमको कुछ नया सीखने को मिलता है, ठीक है, जो किताब में नहीं लिखा होता है, हर किताब में नहीं लिखा होता है, लेकिन इन क्वेश्चन को हम करेंगे, अगर इन एग्जाम के क्वेश्चन को करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, बेहतर तरीके से क्या होते हैं, क्लियर होते हैं। तो इन एग्जाम के क्वेश्चन को हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। वो काम मेरा है कि क्वेश्चन मैं छांट के लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इन सबके पेपर कहाँ इंटरनेट में अवेलेबल है, तो वहां से उठाऊंगा और उनको सॉल्व करूंगा और फिर आपके सामने उनको प्रस्तुत करूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका
आपका और मेरा, हम दोनों का क्या होगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा एक बेहतर तरीके से, या फिर बेहतर हम इन टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग रख पाएंगे आफ्टर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक, क्लियर हुई बात ना। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप ये पढ़ा रहे हो क्या, तो क्या आप नेट की तैयारी करा रहे हो या फिर गेट की तैयारी करा रहे हो या फिर जैम की तैयारी करा रहे हो? तो मेरा आंसर हमेशा क्या होगा, नो, अभी तो नहीं। ठीक है, नहीं, मैं किसी भी चीज़ की अभी तैयारी नहीं करा रहा हूँ। मेरा काम क्या है, सिर्फ पढ़ाना। ठीक है, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है, देखो जैसे ये बुक है, यहाँ पर मैंने बुक रखी हुई है, किसकी बुक है, क्या लिखा है, स्वामी विवेकानंद की जीवन की कहानियाँ। ठीक, इसके राइटर हैं कोई मुकेश नादान। ठीक है, मुकेश नादान उनका नाम है। अब उन्होंने जब ये बुक लिखी, क्यों लिखी होगी, ठीक है, उनकी कुछ श्रद्धा रही होगी विवेकानंद के प्रति, तो उन्होंने बुक लिखी। ठीक है ना। अब मैं ये बुक लाया अपने कजन के वहाँ से। ठीक है, उसमें रखी हुई थी, ड्रॉर में रखी हुई थी। मैंने कहा भाई मुझे दे दे, मैं कुछ पढ़ूंगा इसको। ठीक है, अब मैं ये बुक लाया, क्यों लाया ये बुक, क्योंकि मैंने सोचा कि किसी में खाली बैठा रहूंगा, मैं पढ़ लूंगा। ठीक है, मेरा उद्देश्य इस बुक को पढ़ने का क्या है, अलग है। हो सकता है कोई इंसान इस बुक को खरीदे, क्यों, क्योंकि उसे विवेकानंद से क्या होना, कुछ सीखना हो, उसके जीवन में कुछ परेशानियां हो, वो सोच रहा हो कि मेरी और इस बुक को पढ़कर मेरी और समस्याएं क्या हो जाएं, समस्याओं का निवारण हो जाए। तो उसके इस बुक को पढ़ने का जो उद्देश्य है वो कुछ और है, मेरा कुछ उद्देश्य कुछ और है। हो सकता है कोई और इंसान हो, वो सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हो क्योंकि वो विवेकानंद के बारे में जानना चाह रहा हो। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कभी अगर मैं कहीं पर बैठा हूँ तो ऐसे कोई भी पन्ना खोल लिया और पढ़ लिया। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो हर इंसान का पर्सपेक्टिव इस बुक को पढ़ने क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। हर इंसान का उद्देश्य क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। उसी तरीके से जो मैं यहाँ पर लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर चीज़ पर कंसंट्रेटेड नहीं है कि मैं नेट के लिए ही पढ़ा रहा हूँ, या फिर बोलते हैं मैं जैम के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं गेट के लिए पढ़ा रहा हूँ, या फिर मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस चीज़ के लिए क्या कर रहे हो, ले रहे हो। ठीक है, तैयारी मैं नहीं करनी है, तैयारी आपको करनी है। ठीक है, तो जैसे होता है ना, हम नेट की तैयारी करा रहे हैं, हम नहीं करा रहे हैं, तैयारी कौन कर रहा है, तैयारी स्टूडेंट कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ बना दूंगा, वो आपका क्या है, काम है कि आप उसको किस तरीके से लेते हो। ठीक है, तो लेकिन हाँ, कॉन्टेक्ट वो उस लेवल का रहेगा कि आप इससे नेट के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, गेट के लिए भी, जैम के लिए भी। और अगर इन सब के लिए कर सकते हो तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं उनके लिए तो आप उनके लिए तो ये जो कोर्स यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराऊंगा वो उनके लिए तो क्या होगा, सफिशिएंट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ये संदेह नहीं होना चाहिए कि क्या ये सिर्फ नेट के लिए है, सिर्फ गेट के लिए है, और आई होप ऐसे क्वेश्चन आने भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। आपको किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए फिजिक्स नहीं पढ़नी है आपको। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से पढ़ना है कि आप किसी दूसरे को वो चीज़ समझा सको। क्लियर है, समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आई होप जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप तक वो बात पहुंच रही होगी, या फिर जो मैं दिल से कहना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके। तो ये तो क्या हो गया मेरी कहाँ से हम प्रॉब्लम लेंगे ना। एक चीज़ और आती है, एक चीज़ जो होती है वो क्या होता है, अब थोड़ा बहुत आपके स्वास्थ्य का ध्यान, आपकी हेल्थ का ध्यान रखते हुए मैंने एक नया डिसीजन ले रखा है कि जो मेरी वीडियो की लेंथ होगी वो सिर्फ 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी, वीडियो ड्यूरेशन। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, जो वीडियो ड्यूरेशन है वो कितना है मेरा, 30 मिनट है। ठीक है, देखो मैंने कुछ स्टडी की, मैंने इधर उधर पढ़ा और मैंने ये सुना, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, यूट्यूब में सुना, और कुछ चीज़ें मैंने खुद भी पढ़ी, कुछ किताबें मैंने पढ़ी। ठीक है, मैंने ये पाया कि अगर कोई एक कॉमन इंसान है, कोई एक स्वस्थ इंसान है, तो वो इंसान किसी एक चीज़ में लगभग एवरेज 45 मिनट तक की क्या रह सकता है, कंसंट्रेटेड रह सकता है। ठीक है, कोई भी एक इंसान है, उसका कंसंट्रेशन लेवल एक फुल कंसंट्रेशन से वो सिर्फ किसी एक चीज़ में अध्ययन सिर्फ 45 मिनट तक कर सकता है। 45 मिनट के बाद उसकी जो पावर होती है दिमाग की उस चीज़ पर कंसंट्रेट करने की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हाँ, किसी दूसरे पर वो कंसंट्रेट कर सकता है उसके बाद, लेकिन उसी पर्टिकुलर चीज़ पर वो 45 मिनट से ज़्यादा उसी पावर से बोल सकते हैं, उसी एफिशिएंसी से वो कंसंट्रेट नहीं कर सकता है। तो ऑब्वियसली बात है, जब मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी एक कोशिश रहेगी कि मेरी वीडियो क्या रहेंगी, 45 मिनट से कम रहेंगी। और मैंने ये खुद से निर्णय लिया है कि वो वीडियो की मैं लेंथ 30 मिनट से ज़्यादा ऊपर करने की कोशिश नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक नया इनिशिएटिव बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं आपके स्वास्थ्य के ध्यान रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। क्योंकि 30 मिनट तक लगातार एक स्क्रीन में देखना संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि उससे आपकी आंखों को और आपके मेंटल हेल्थ में क्या हो सकता है, उसका असर पड़ सकता है। बिकॉज वी ऑल नो कि हाउ मच हार्मफुल द रेडिएशन विच इज कमिंग फ्रॉम मोबाइल फॉर अस। ठीक है, बहुत हानिकारक होती हैं। ओके, तो उस बात का भी रखा जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। ओके, नाउ अब एक और चीज़ ये है कि ये कितने दिन में ख़त्म होगा। एक और चीज़ क्या है, कितने दिन लगेंगे, तो मुझे इसके लिए चाहिए लगभग 2 वीक। कितने चाहिए, 2 हफ्ते चाहिए, 2 वीक। ठीक है, 2 वीक में क्या हो जाएगा हमारा ये
मतलब खत्म करने की मैं उसको क्या करूँगा, कोशिश करूँगा। और यहाँ पर जब मैं 30 मिनट बोला है, हो सकता है कुछ टॉपिक जैसे जब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, डिराक डेल्टा फंक्शन पढ़ा रहा हूँ या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पर हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए, क्योंकि उनको एक वीडियो में समावेशित करना या फिर एक ही वीडियो में उनको कंप्रेस करना, ये थोड़ा क्या होगा, मुश्किल काम होगा मेरे लिए। तो मेरी आशा है कि थोड़ा 1-2 वीडियो में आप ऐसे मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं वीडियो की लेंथ क्या करूँ, 30 मिनट से ज़्यादा ना करूँ, ठीक है। तो आई होप आपको जो स्कीमेटिक है जो हम आगे करने वाले हैं आगे आने वाले 2-3 हफ्तों में, उसका स्कीमेटिक आपको बेहतर रूप से समझ में आया होगा। और आप इसी तरह जिस तरीके से अभी सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, आप उसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आपके सामने बोलते हुए, और आपको जो मुझे आता है वो आपको मतलब हस्तांतरित करते हुए बहुत प्यारा लग रहा है। और मैं खुश हूँ कि मैं आपको ये चीज़ इस माध्यम से आपके पास पहुँच पा रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, किसके साथ, वेक्टर के साथ, ठीक है। तो एक बहुत नया अनुभव होगा, ठीक है। वेक्टर पढ़ रहे हैं इसका मतलब हम ये नहीं, कुछ न कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। आप चौंकोगे, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं ऐसे बताऊंगा, जैसे यहाँ पर एक चौंकने वाली बात क्या है कि जो अभी तक हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है वो कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, एंड दिस कंप्लीट डेफिनेशन कम आफ्टर व्हेन वी रीड या फिर व्हेन वी स्टडी वेक्टर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। एक बहुत ट्रांसफॉर्म एमबी होगा, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ नई नई चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।